जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत फर्स्ट यूनिट जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसा पहला है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, शिक्षण सहायक प्रणाली। टीचिंग एड्स हेल्प द टीचर टू, शिक्षण सामग्री शिक्षक की सहायता करती है शिक्षण रुचिप्रद बनाने में, पाठ को सजाने में, इन्हांस हिज रेपुटेशन स्वयं की साख बढ़ाने में या समय व्यतीत करने में। तो देखिए यहाँ पे जो शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए सहायता करती है। शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है असर्शन, आधुनिक और आईसीटी आधारित शिक्षण सहायता के लिए शिक्षक और अधिगमकर्ता के स्तर पर कुछ तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता अपेक्षित है। शिक्षक और अधिगमकर्ताओं दोनों को विविध सहायक उपकरणों तथा तकनीकों के प्रभावकारी ढंग से प्रयोग करने हेतु अभिमुखीकरण करना होगा। तो हमें यहाँ पे क्रमशः ये देखना है कि आधुनिक और आईसीटी आधारित शिक्षण सहायता के लिए शिक्षक और अधिगमकर्ता के स्तर पर कुछ तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता अपेक्षित है, जिसके लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा आधुनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता अनिवार्य है। अतः अभिकथन तथा कारण दोनों ही सही है तथा व्याख्या भी जो दिया गया है वो सही है। अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी आधार सामग्रियां स्किनर और क्राइडर के सिद्धांत पर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन की तकनीक का प्रयोग करती हैं? तो लर्निंग में कौन सी ऐसी आधार सामग्री है जो स्किनर और क्राइडर इनके सिद्धांत पर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन की तकनीक का प्रयोग करती है? अनुदेशात्मक सामग्री, श्रृंखलित अभिक्रम आधारित सामग्री, रेखीय अभिक्रम आधारित सामग्री, विशेष रूप में निर्मित पूरक कार्यक्रम सामग्री या व्याख्यान की वे रूपरेखाएं जिनमें चिंतन एवं करने जैसे घटक विद्यमान है। तो यहाँ पे हमें देखना है अधिगम में स्किनर और क्राइडर के सिद्धांत पर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन की तकनीक निम्नवत है: श्रृंखलित अभिक्रम आधारित सामग्री, रेखीय अभिक्रम आधारित सामग्री। निम्नलिखित में से किन अधिगम परिणामों के संदर्भ में शिक्षण की पद्धति और प्रशिक्षण अथवा अनुदेशन में अंतर करना होगा? निम्नलिखित में से किन अधिगम परिणामों के संदर्भ में शिक्षण की पद्धति और प्रशिक्षण अथवा अनुदेशन में अंतर करना होगा? अनुशासित और व्यवस्थित व्यवहार, समालोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन, विचारों का दृढ़ और टिकाऊ साहचर्य या त्वरित फीडबैक। तो यहाँ पे देखिए, समालोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन के संदर्भ में शिक्षण की पद्धति में प्रशिक्षण अथवा अनुदेशन में अंतर करना होगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है जैसे अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की दृष्टि से आईसीटी में पर्याप्त संभावना है। आईसीटी विविधता, लचीलता तथा मनोहरता को संवर्धित करता है। तो दोनों में से हमें देखना है कि सही कौन सा है। अभिकथन तथा तर्क दोनों ही सही है तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या है। अधिगम यानी लर्निंग है वो परिणामों को इष्टतम बनाने की दृष्टि से आईसीटी में पर्याप्त संभावना है, क्योंकि यह विविधता, लचीलता तथा मनोहरता को संवर्धित करती है। अधिगमकर्ता केंद्रित होती है। यह अधिगमकर्ता को कई कार्यों में मदद करती है, यथा समंकों का संग्रहण, समंकों का संरक्षण, विभिन्न एप्लीकेशंस के उपयोग, रिपोर्ट लिखने, ई क्लासरूम आदि कार्यों में आईसीटी की उपयोगिता बढ़ी है। निम्नलिखित में से किसने चिंतन फलक पैराडिम की अवधारणा को स्थापित किया है? तो ये है थॉमस कोहन। शिक्षण क्षेत्र में चिंतन फलक पैराडिम की अवधारणा महान मनोवैज्ञानिक थॉमस कोहन द्वारा लिया गया है। ज्ञान व विज्ञान के सिद्धांत के तहत चिंतक फलक पैराडिम शब्द का प्रयोग होता है। प्रतिमान यानी चिंतक फलक अवधारणा के माध्यम से शिक्षक छात्रों के वैचारिक स्वरूप को सृजनशील, उन्नत व प्रभावशाली बनाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन अगर देखें तो आईसीटी से रिलेटेड, दूसरा यहाँ पे देखें शिक्षण में आधुनिक और आईसीटी आधारित सहायता प्रणाली का निहित प्रयोजन अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना है। किसी प्रभावी शिक्षण सहायता प्रणाली को अधिगम परिस्थितियों में सुधार के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए। दोनों में से यदि देखें तो शिक्षण में आधुनिक और आईसीटी आधारित सहायता प्रणाली का निहित प्रयोजन अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना है। आईसीटी में रेडियो, इंटरनेट, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि सभी ऑडियो वीडियो उपकरण आते हैं जो शिक्षा को प्रभावी बनाते हैं, जिससे अधिगम परिस्थितियों में सुधार होता है। रचनावादी उपागम में शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों को सुनिश्चित करने हेतु सही क्रम की पहचान करनी है। अन्वेषण, व्याख्या, संलिप्तीकरण, विस्तारण एवं मूल्यांकन करना। तो क्रमशः यहाँ पे देखें रचनावादी जो उपागम है,
रचनावादी उपागम में शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों को सुनिश्चित करने के लिए सही क्रम क्या है? संलिप्तीकरण, अन्वेषण, फिर व्याख्या, मूल्यांकन और विस्तारण। लर्निंग के रचनावादी दृष्टिकोण की निम्नलिखित लक्षण के रूप में अगर देखें तो सीखना निष्क्रियता से ग्रहण करने की प्रक्रिया नहीं है, वरन उस प्रक्रिया से जिसमें अर्थ निकाला जाए व समस्या का समाधान किया जाए। सीखने की प्रक्रिया में पुरानी अवधारणाओं को पुनः संगठित कर अमल में लाया जाए। नया सीखना पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। पूर्व ज्ञान नई जानकारियों की समझ बनाने में मदद करता है। सामाजिक अंतःक्रिया से सीखना प्रोत्साहित होता है। वास्तविक सीखने के क्रियाकलाप से ही अर्थपूर्ण सीखना होता है। समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए। देखिए, समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? समावेशी शिक्षा का अर्थ ये सुनिश्चित करना है कि कोई बच्चा पीछे न रह जाए। समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली जिसमें सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों को भी शिक्षा का समान अवसर मिलता है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है तथा आत्मनिर्भरता की भावना का भी विकास करती है। एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है? तो ये है, मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो वो स्पष्टता से लिखना चाहिए। यानी एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो स्पष्टता से लिखना चाहिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड को शिक्षक का आईना कहा जाता है। यह शिक्षण सामग्री शिक्षक के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचायक होता है। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा होता है? तो ये है सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन। अध्ययन का उच्चतम स्तर सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन है। क्यों? यह प्रोत्साहन के रूप में जाना जाता है। इसमें प्रोत्साहन द्वारा सिखाया जाता है। यहाँ दो कथन दिया है कि अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए शिक्षण अवधि में आईसीटी का अनुप्रयोग सुसंगत होता है। शिक्षण अवधि में अधिगम परिणाम आईसीटी के अनुप्रयोग पर डिपेंड करता है। तो दोनों में से हम देखिए कौन सा सही है। आईसीटी का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कर देता है, जैसे नए शिक्षण उपकरण, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इत्यादि उपलब्ध कराकर, किंतु लर्निंग परिणाम इस पर डिपेंड नहीं होते हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो बिना आईसीटी के प्रयोग के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित कर रही हैं तथा वो प्रभावी भी है। शिक्षण की किन विधियों में आईसीटी समर्थन निहित है? तो वो है मूक। देखिए, मूक एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की ऑनलाइन व्यवस्था है जिसमें तकनीक की आवश्यकता होती है तथा शिक्षण की इस विधि में आईसीटी समर्थन निहित है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला, विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों का आयोजन करने में आईसीटी के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है। दूसरा, निर्माणात्मक आकलन शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। तो दोनों में से हमें देखना है कि सही कथन कौन सा है। वर्तमान समय में आईसीटी के प्रयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। यानी इस समय अगर देखें तो आईसीटी का जो प्रयोग हो रहा है उससे आउटकम अच्छा आ रहा है तथा रचनात्मक आकलन द्वारा असमानता, अयोग्यता अथवा अन्य समस्याओं के समाधान द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान करता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है, आईसीटी आधारित शिक्षण सहायता प्रणाली में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की संभाव्यता होती है। दूसरा, नवीनतम शोधों से यह प्रकाश में आया है कि सामाजिक सामर्थ्य से संबंधित कारक केवल संज्ञानात्मक प्रज्ञा की तुलना में अधिगम के लिए अधिक योगदान करते हैं। तो दोनों में से हमें सही देखना है। देखिए, यहाँ पे जो आईसीटी है, आईसीटी आधारित शिक्षण सहायक प्रणाली तकनीक की सहायता से अधिगम जो है लर्निंग, उन परिणामों को इष्टतम बनाने में हेल्प मिलता है। आईसीटी के सहयोग से सामाजिक सामर्थ्य से संबंधित कारक केवल संज्ञानात्मक प्रज्ञा की तुलना में अधिगम के लिए अधिक योगदान करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैच लिस्ट 1 to 2 मतलब एक को 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे दिया है जैसे मोड्स ऑफ सप्लाई ऑफ एजुकेशन सर्विसेज अंडर गैट्स। मोड फर्स्ट जो कह रहा है कि सीमा पार, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, और दूसरा है मोड 2 कंजम्पशन पद्धति, विदेश में खपत, कॉमर्शियल प्रेजेंस पद्धति 3 वाणिज्यिक उपस्थिति, और दिया है प्राकृतिक व्यक्तियों का आवागमन। अब इनमें हमें क्रम से देखना है कि जो पद्धति 1 है सीमा पार आपूर्ति। आईसीटी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा, आभासी शिक्षा, कॉर्पोरेट प्रशिक्षण। पद्धति 2 विदेश में खपत, कोई विद्यार्थी अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम, डिग्री, कार्यक्रम में नामांकन के लिए दूसरे देश जाता है। तीसरा जो पद्धति है वाणिज्यिक उपस्थिति, भाषा प्रशिक्षण, कंपनियां, स्थानीय विश्वविद्यालय और सैटेलाइट कैंपस। पद्धति 4 प्राकृतिक व्यक्तियों का आवागमन, इसमें विदेशी में अस्थायी आधार पर कार्य कर रहे प्रोफेसर, शिक्षक और शोधकर्ता आते हैं। कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो इसमें है शिक्षण के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। कक्षा शिक्षण में आईसीटी के प्रयोग करने का मुख्य प्रयोजन
शिक्षण के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, उसे बनाए रखना है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक प्रभावशाली साधन है। आईसीटी की शिक्षा में अभिग्रहण के प्रमुख कारक है। किसी भी प्रणाली का लक्ष्य, कार्यक्रम और पाठ्यक्रम, पढ़ने तथा पढ़ाने के तरीके, अधिगम सामग्री और संसाधन, संवाद, समर्थन और वितरण प्रणाली, छात्र, ट्यूटर्स, स्टाफ और अन्य विशेषज्ञ, प्रबंधन और मूल्यांकन आदि आते हैं। शैक्षिक नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाली भारत में सर्वोच्च संस्था निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है NIEPR। शैक्षिक नियोजक और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाली भारत में सर्वोच्च संस्था जो है वो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान NIIPA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लान एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वायत्त शासी निकाय की संस्था का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्था के पूर्व का नाम क्या था? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, जिसे वर्ष 1979 में परिवर्तित किया गया। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे संकल्पना धारण को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती हैं। वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती हैं। वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं। वे रटकर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं। तो यहाँ पे देखना है हमें सहायक शिक्षण सहायक सामग्री वो सामग्री जो कक्षा में यानी शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। डेंड के अनुसार कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित किया जा सके अथवा श्रवणेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके वह सहायक सामग्री कहलाती है। कार्टर ए गुड उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सहायक सामग्री वह सामग्री, उपकरण तथा युक्तियां हैं जिनके प्रयोग करने से विभिन्न शिक्षण परिस्थितियों में छात्रों समूहों के मध्य प्रभावशाली ढंग से ज्ञान का संचार होता है। सहायक सामग्री के उद्देश्य क्या होते हैं? सहायक सामग्री के उद्देश्य छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना, बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, सीखने की गति में सुधार करना, छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना, अभिरुचियों और आशानुकूल प्रभाव डालना, तीव्र एवं मंदबुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना, जटिल विषयों को भी सरस रूप में प्रस्तुत करना, बालक का ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित करना, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना, बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? निदान, उपचार, निर्देश, प्रतिपुष्टि। तो अच्छे शिक्षण के लिए क्या जरूरी है? निदान, उपचार, निर्देश, प्रतिपुष्टि। यहाँ पे देखिए एक अच्छे शिक्षण के लिए सही बात है, सभी जरूरी है। अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, प्रभावी नियोजन, छात्र क्रियाशीलता की उपस्थिति, प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल, सहानुभूति एवं दया पर आधारित उपचारात्मक, निदानात्मक, निर्देशात्मक, प्रतिपुष्टि, छात्र योग्यताओं का संवर्धन, शिक्षक की उपस्थिति दार्शनिक मित्र के रूप में, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार, शिक्षक छात्र माधवपूर्ण संबंध, छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग, उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित। शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार इनमें से कौन सा है? तो ये है विद्यार्थियों की लर्निंग परिणाम, जो लर्निंग आउटकम है उसको इष्टतम बनाना। शिक्षण संबंधी सहायक उपकरण की उपयोगिता देखें तो छात्रों में पाठ की रुचि जागृत करना, बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, सीखने की गति में सुधार लाना, छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना, अभिरुचियों पर आशानुकूल प्रभाव डालना, अमूर्त पदार्थ को मूर्त रूप देना, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? तो ये कौन सा है? परियोजना विधि में। देखिए जो प्रोजेक्ट मेथड है, जो ये परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड है, ये शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। प्रोजेक्ट मेथड, ये प्रोजेक्ट मेथड शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। इसके प्रवर्तक कौन थे? जॉन डेवी। जॉन डेवी के शिष्य थे WH किलपैट्रिक थे। इस विधि में छात्रों के जीवन से संबंधित समस्याओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा छात्रों द्वारा ही इसमें समस्या समाधान की योजना तैयार की जाती है। शिक्षक केवल निर्देशक सुगमकर्ता का कार्य करता है, अर्थात इसमें शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है। नीचे दी गई सूची में से विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है। हमें उन विद्यार्थियों के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करना जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है। विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, विद्यार्थी का पारिवारिक वंश परंपरा,
ये विद्यार्थी की अभिक्षमता या विद्यार्थी के विकास की अवस्था या विद्यार्थी की खाने की आदतें और शौक या विद्यार्थी की धार्मिक संबद्धता। देखिए यहाँ पे जो शिक्षण अधिगम प्रणाली उनको प्रभावी बनाने वाले कोट में देखें तो विद्यार्थियों का पूर्व अनुभव, विद्यार्थियों की अभिक्षमता और विद्यार्थियों के विकास की जो अवस्था है, इसमें ये सही होगा। प्रयोग और विश्लेषण में विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम अध्ययन क्षेत्र है? विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भाषाएं। तो देखिए यहाँ पे प्रयोग और विश्लेषण में विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए विज्ञान अत्यंत उत्तम अध्ययन क्षेत्र है। विज्ञान के तहत क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र का मुख्य कार्य नए नए तथ्यों को खोज करना तथा वर्तमान तथ्यों की सूची में उन्हें जोड़ना होता है। विज्ञान का मूल उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करना होता है। विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए विज्ञान के तहत प्रयोग और विश्लेषण अत्यंत उत्तम विधि है। नीचे दिए गए दो समुच्चय में समुच्चय 1 में शिक्षण विधियां हैं जबकि समुच्चय 2 में सफलता। इन दोनों में से हमें सही को सुमेलित करना है। मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण विधि में देखें तो लेक्चरिंग यानी व्याख्यान देना, डिस्कशन इन अ ग्रुप समूह में चर्चा, ब्रेनस्टॉर्मिंग विचारावेश प्रक्रिया और प्रोग्रामल इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पे हम देखें क्रमशः समुच्चय 1 को 2 से जो सुमेलित करना तो व्याख्यान देना, ये स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण, समूह में चर्चा, ये प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी, विचारावेश प्रक्रिया तो इसमें बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना आता है, अभिक्रमित अनुदेशन में प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति की पद्धति है। प्रभाव उत्पादक शिक्षण अधिगम प्रणाली के आयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त सरोकार प्रतिबिंबित करेंगे? अपने उत्तर को इंगित करने के लिए कूट का चयन करना है। कह रहा कि यह निर्धारित करना कि क्या निर्दिष्ट अधिगम होगा। दूसरा, यह निर्धारित करना कि किन रणनीतियों और युक्तियों का उपयोग किया जाएगा। शिक्षकों की अकादमिक अहर्ताओं को औपचारिक रूप से अनुमोदित करना, उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन साधन को निर्धारित करना है, कक्षा के आकार को निर्धारित करना है, अधिगमकर्ता के पूर्व अकादमिक अनुभव का मूल्यांकन करना। तो देखें यहाँ पे प्रभाव उत्पादक शिक्षण अधिगम प्रणाली के आयोजन के लिए निम्नांकित संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त सरोकार है। ये निर्धारित करना कि क्या निर्दिष्ट अधिगम होगा, ये निर्धारित करना कि किन रणनीतियों और युक्तियों का उपयोग किया जाएगा, उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन साधन को निर्धारित करना और अधिगमकर्ता के पूर्व अकादमिक अनुभव का मूल्यांकन करना। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।